ये जो यूनिट सेकेंड है उसका लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स into a discrete set of energy states. Total energy of the system is constant. Total energy of the system is constant. थोड़ा सा सुन लीजिए फिर मैं समझा देता हूं आपको। जैसा कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमें पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। पार्टिकल्स की सिस्टम के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हम एज्यूम करते हैं और उस स्टेट में रहने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, बल्कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करके चलते हैं। और उसमें हम सेल्स कंसीडर करते हैं। उन सेल में जो पार्टिकल्स हैं उनको एज्यूम करते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि अगर हम N1, N2, N3, N4, Ni मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं हर सेल में, और हर सेल में जो मॉलिक्यूल है, ईच मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी भी हम असाइन करते हैं। एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन I। इस तरीके से शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शायद सभी ये चीज समझ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जब ऐसी स्थिति हो, आप ये तो मान लीजिए कि किसी कंटेनर में हम पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं और इसी में हम छोटी छोटी सी सेल्स एज्यूम करते हैं। फेज स्पेस भी हमने डिस्कस किया है, उस पॉइंट को मैं अभी सामने नहीं ला रहा हूं। और उसी में उसके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी असाइन करते हैं। जो सेल होती हैं उनकी डायमेंशंस हम dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz कंसीडर करते हैं। बहुत सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है, हमने मॉलिक्यूल्स ले लिए और एक जो हमने लिखा है ब्रैकेट में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। अगर सेल 1 में N1 मॉलिक्यूल्स है तो सेल 1 में जो मॉलिक्यूल्स के पास टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, कोई बता पाएगा? एप्सिलॉन 1 N1। यही तो सेल 2 में एप्सिलॉन 2 N2, यही होगा। इसी तरीके से ith सेल में एप्सिलॉन I Ni होगा, यही तो होगा। लेकिन सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो आप ये लेके चलोगे N1 एप्सिलॉन 1 इन सेल 1 जो एनर्जी है, दूसरे वाले में N2 एप्सिलॉन 2 डॉट 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 एप्सिलॉन I Ni, और टोटल एनर्जी। ये इक्वेशन नंबर हम
2 मान लें, और उसके पहले हमको ये भी दिखाना होगा कि जो सिस्टम बना है वो कैपिटल N मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और उसमें इस तरीके से उसकी इक्वेशन दिखाई जा सकती है N1 + N2 + N3 + डॉट 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 इक्वल टू कैपिटल N। ये हमने कंस्टेंट्स के रूप में भी पढ़ा है कि जब भी सिस्टम हम कंसीडर करेंगे वो कंस्टेंट सिस्टम होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप फिक्स करेंगे तभी तो उनको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली कर पाओगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हो पाएगा। टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट करेंगे, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी आपको बता ही चुका हूं क्या होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए गिवन मैक्रोस्टेट, यही तो होता है। और इसका जो हमने शायद पढ़ाया नहीं, फॉर्मूला हमने आपसे कहा था खुद ही कर लेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का, ऐसी सिचुएशन में जब आप इस तरीके से शायद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो ओमेगा इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n टोटल नंबर यहाँ पे, और नीचे फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 डॉट 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 फैक्टोरियल ni डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होता जाएगा। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आप रखिए। दिस इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये इंडिविजुअल सेल्स में पार्टिकल्स की संख्या है। तो इस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का इक्वेशन ये होता है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई, ये भी इक्वेशन क्लियर है, ये भी इक्वेशन क्लियर है, इसको आप रीड डालें। और इसी पे हम अभी कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैथमेटिक्स भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्या आपने कभी इसके पहले स्टिरलिंग्स फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो मैं एक स्टिरलिंग्स इसको मिटा दूं, क्योंकि जगह हमें चाहिए लिखने के लिए। ये चीजें मिटा दूं, ये सब क्लियर हो चुका होगा कि ये जो संख्या जो फैक्टोरियल n होती है, अगर फैक्टोरियल 2 आप कर रहे हो तो 2 × 1 कर लोगे, फैक्टोरियल 5 करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करोगे। लेकिन अगर फैक्टोरियल 1000 हो तो आप 1000 × 999, और ये कब तक करते रहोगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि 1000 भी बहुत छोटी संख्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स किसी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल n1, इनको डायरेक्टली डील करना बहुत डिफिकल्ट है। तो स्टिरलिंग महोदय ने एक फॉर्मूला दिया, लॉग, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, लॉग मेथड से आप कैलकुलेशन करते हो ना, वैसे इसका भी लॉग का फॉर्मूला बता दिया। लॉग फैक्टोरियल n इक्वल टू n log n माइनस n। ये स्टिरलिंग्स फॉर्मूला है, इसको आप स्टिरलिंग्स फॉर्मूला या स्टिरलिंग्स अप्रोक्सीमेशन, इसको आप यूज करिए। इसका यूज हम लोग करके आगे इसकी मैथमेटिक्स बनाएंगे, और आप ये लिखेंगे, कहेंगे कि वी नो स्टिरलिंग्स फॉर्मूला फॉर log फैक्टोरियल n। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में या इक्वेशन नंबर 3 या 4 के रूप में भी लिख सकते हो। इसको हम यहां यूज करने जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा। पहले कभी, आज से 10-12 साल पहले, जब सिलेबस में स्टिरलिंग्स फॉर्मूला का डेरिवेशन भी आता था एग्जाम में, अब उसको हटा दिया गया है। तो हम जब हटा दिया गया है तो उसको डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में उसका डेरिवेशन गिवन भी नहीं है। लेकिन बहुत आसानी के साथ, ये मैथमेटिक्स की चीज़ है, थोड़ा फिजिक्स का फिलोसफी उसमें लग जाती है, और ये फॉर्मूला आ जाता है log फैक्टोरियल n इक्वल टू n log n माइनस n। अब इसके जो इक्वेशन 3 लिखी हुई है,
इसके दोनों साइड में आप वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स, है ना, टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड्स, ये है log ओमेगा इक्वल टू log फैक्टोरियल n माइनस log फैक्टोरियल n1 log n, ये नीचे है ना डिनोमिनेटर, माइनस आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, log फैक्टोरियल n1 माइनस log फैक्टोरियल n2 और बीच में मैं छोड़ देता हूं log फैक्टोरियल n, ठीक है। यूजिंग स्टिरलिंग्स एप्रोक्सीमेशन, नाउ यूजिंग स्टिरलिंग्स फॉर्मूला या एप्रोक्सीमेशन एक ही बात है, फॉर्मूला वी है लॉग ओमेगा, इसमें देखिए हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें फैक्टोरियल लगा नहीं है तो हम इसको ये स्टिरलिंग्स फार्मूला सिर्फ हम जहां फैक्टोरियल है वहीं पे हम यूज करेंगे, हमें यहां तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो लॉग ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log n माइनस n, यही तो होगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा n1 log n1 माइनस n1 माइनस में लास्ट वाला लिख देता हूं ni log ni माइनस ni, यही तो होगा। फिर ये हमने जब कर लिया, इसमें जो हमने एक इक्वेशन और लिखी थी इसको आपने यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटाई दे रहा हूं थोड़ी सी जगह बनाने के लिए। इसको तो हम लोग यूज कर चुके हैं, इसकी जरूरत है ही नहीं, हम धीमे धीमे यहां तक पहुंच चुके हैं, यहीं पे हम लोग चलेंगे आगे। इस बेसिक इक्वेशन की स्टिरलिंग्स एप्रोक्सीमेशन भी हमने यूज कर लिया। जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, जो हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिखी थी, अरे अभी इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर डालते हैं, लॉग ओमेगा इक्वल टू n log n माइनस n, और ये जितने भी टर्म्स हैं बहुत सारे यहाँ इनको सिग्मा करके लिख देते हैं, माइनस सिग्मा i लगा दिया, ni log ni माइनस n, इसका मतलब है i इक्वल टू 1 to 2 की है ना। तो ये लेकिन लिखा नहीं जाता, इतने में काम चल जाता है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी कर देते हैं, 5 या 6 जो भी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब दूसरी जो इक्वेशन हुआ करती थी, इक्वेशन 1 हमने लिखा था n इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस ni। अब इसमें अगर हम वेरिएशन, देखिए ऐसा है, मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करने के पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के चलने फिरने को आप रोक नहीं सकते। आपने कंसीडर कर लिया है हर सेल में इसमें n1 मॉलिक्यूल्स है, दूसरी वाले में n2 मॉलिक्यूल्स है, तीसरी वाले में n3 है और आगे वाले में ni, लेकिन ये कोई बाउंड्री या बक्सा हमने कोई मटेरियल का नहीं बना रखा है, हमने सिर्फ इमेजिन किया है उसको सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा, मैटर के अंदर वो मूव करते रहते हैं, रैंडमली करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन उसमें होगा कि अगर इसमें वेरिएशन होता है तो डेल्टा n1 होगा, ऐसे इसमें क्या होगा डेल्टा n,
वेरिएशन वाला कंसेप्ट इसमें लगाते हैं कि डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा एन वन प्लस डेल्टा एन टू प्लस डेल्टा एन। क्या इसमें नहीं कर सकते हैं भाई जब मूव करेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। वी हैव टू कंसीडर इन आवर मैथमेटिक्स सच टाइप ऑफ वेरिएशंस। वी हैव कंसीडर्ड इफ देयर आर वेरिएशंस फॉर स्मॉल बिकॉज द सिस्टम इज कंसीडर्ड इन इक्विलिब्रियम, बट स्टिल there is a chance of variations within the system. That means in cells the number of molecules can vary. भाई इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। डेल्टा का मतलब आप जान रहे हो ना, बहुत छोटा होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो लेकिन आपने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि कैपिटल एन इक्वल टू कांस्टेंट है, कैपिटल एन इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसमें तो वेरिएशन आप मानेंगे नहीं। वेरिएशन होगा तो अंदर अंदर सेल्स की संख्या में, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। बात सब समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन टोटल नंबर में कांस्टेंट वेरिएशन नहीं होगा, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि इक्वल टू ये 0। सिंपल सी बात हो गई। इसी तरीके से आप ये इक्वेशन 2 लिखेंगे इक्वल टू एप्सिलॉन 1 n1 प्लस एप्सिलॉन 2 n2 प्लस एप्सिलॉन i ni। ये भी लिखेंगे। जब इसमें भी वेरिएशन, भाई प्रकृति चलती तभी है, कोई सिस्टम तभी चलता है जब उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूट है वो चलते फिरते हैं। तो वी हैव टू कंसीडर द वेरिएशंस, बट द होल सिस्टम, द टोटल एनर्जी वी हैव कंसीडर्ड इज कांस्टेंट। देयर इज नो वेरिएशन। जो हमने हेडिंग लिखा था टोटल एनर्जी, और बल्कि उसमें हम ये भी कंसीडर करते हैं हेडिंग में टोटल एनर्जी एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। यही तो हम कहेंगे। तो अब आप इसमें भी जो डेल्टा ई लगाएंगे तो एप्सिलॉन आई लिखेंगे प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा n2। हमने तो ये कंसीडर किया ही है, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन द सेल इज फिक्स्ड, बट वी हैव अलाउड to assume that there may be variation in number of particles in the cell and represented by delta n1, delta n2, delta n3 and delta ni। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा डेल्टा एप्सिलॉन i डेल्टा ni। और ये भी हम फाइनली कहेंगे क्योंकि इसमें वेरिएशन हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ये भी 0 होगा। तो ये इक्वेशन हमारी 6 हो गई, ये इक्वेशन 7। कोई प्रॉब्लम? अब जो इक्वेशन हमने ये लेकर इसको मिटा दो क्या, 6 और 7 को, ये तो दिमाग में छप गई होगी। एक इक्वेशन कैपिटल एन इक्वल टू दिस, कैपिटल ई इक्वल टू दिस, वेरिएशन किया डेल्टा एन आई, सिग्मा डेल्टा एन आई, सिग्मा डेल्टा एन आई इक्वल टू 0, यानी जो हमने लिखा डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा ni, अगर सिग्मा डेल्टा ni लिखा जाएगा इक्वल टू 0, उनका सम 0 रहेगा, वेरिएशन का सम 0 रहेगा। ऐसे टोटल एनर्जी में वेरिएशन 0 होगा, यानी एप्सिलॉन i डेल्टा ni का सिग्मा 0। तो ये भी हम मिटाएंगे। इस इक्वेशन में भी हम वेरिएशन अगर लगाएं, ये वाली इक्वेशन में, ये तो हमने स्केलिंग फार्मूला से अप्रोक्सीमेट करके लिख दी है। नाउ वी वांट टू अप्लाई डेल्टा लॉग ओमेगा, इसका डेल्टा करेंगे डेल्टा लॉग ओमेगा इक्वल टू माइनस, अब ये देखिए ये कैपिटल एन जहां रिप्रेजेंट है, यहां तो वेरिएशन हम मानेंगे नहीं, तो इसका काम खत्म। ये हमारा जब डेल्टा यहाँ पे लग गया, यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ इसी का हिसाब किताब होगा। तो अब ये डिफरेंशिएशन की तरह होगा,
ni फिर log, या log ni हमने लिख दिया पहले, तो वेरिएशन किस में दिखाएंगे? डेल्टा ni। ये बात बस देख लीजिए, ये हमने एक बार कर दिया और लास्ट वाले में हमने डेल्टा ni लिख दिया। अब इसको जब हम ni लिखेंगे तो इसको लिखोगे डेल्टा log ni, यही तो लिखोगे डेल्टा log ni। अब इसका जब डिफरेंशिएशन होगा, मैं एक स्टेप और करता हूं, माइनस log ni इंटू डेल्टा ni, इसमें ni और इसका log x का क्या होता है? 1/x होता है, क्या होता है? df, है ना? तो 1/ni और इंटू डेल्टा ni होगा, ठीक है? तो माइनस डेल्टा ni, ये भी कर दे, और ये डेल्टा ni यहाँ भी है और डेल्टा ni यहाँ भी, इसका भी काम खत्म हो गया या नहीं? कर लोगे या नहीं कर पाओगे? आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सी। डेरिवेशन इस साल आने नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि इसके अंदर फिजिक्स छिपी हुई है, मेन टॉपिक है, इस टॉपिक का यूज आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में भी होना है, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में भी होना है और बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में होना है। ये बेसिक है, इसलिए मैं इसको डिराइव करके थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अब आपने फाइनली क्या अचीव किया? इसको हम फैला के लिख देते हैं, सिर्फ ये बचा, इसी को फैला के लिख देते हैं। और चूंकि आप देखिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो भी तो कांस्टेंट आप मानोगे। जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो और ये मान लेते हो कि ये सब कुछ इसके अंदर है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है। जब आप निश्चित हो गए कि सिस्टम मेरा ये है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो जो सब ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो तो मैक्सिमम ही होगी, तो ये भी 0 हो गया। तो 0 बराबर, जब इसको फैला के लिखना चाहते हो तो log n1 इंटू डेल्टा n1 प्लस log n2 इंटू डेल्टा n2 और प्लस log ni डेल्टा n। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूं, ठीक है? अब आपका सारा काम हो चुका है, कुछ नहीं करना है। 3 इक्वेशन आपके सामने आएंगे। एक इक्वेशन हमने कैपिटल N इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस ni से निकाली और उसको हमने डेल्टा किया था, और डेल्टा करके हमने 3 इक्वेशन में दोबारा सबको मिटा के तीनों इक्वेशन दोबारा लिखता हूं और फिर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई मिट गई है, कोई बची है और हमें तीनों को एक साथ कंबाइन करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन, 3 जो हमारे कंसीडरेशंस थे। एक इक्वेशन आई थी डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3 प्लस डेल्टा ni इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम दे रहे हैं 7, ठीक? दूसरी एक ये आई थी एप्सिलॉन 1 डेल्टा n1 एप्सिलॉन 2 डेल्टा n2 प्लस एप्सिलॉन i डेल्टा ni प्लस इक्वल टू 0। एक इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने निकाली थी log n1 डेल्टा n1 प्लस log n2 डेल्टा n2 प्लस log ni डेल्टा ni डॉट 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 इक्वल टू 9। अब थोड़ी सी फिजिक्स डिस्कस कर लेते हैं। हमने 3 इक्वेशन अचीव करी। जो कंस्टेंट्स वाली इक्वेशंस थी उसमें वेरिएशन को हमने एज्यूम करते हुए या कंसीडर करते हुए इंडिविजुअल सेल्स में उनके नंबर में जो उसके मोशन के साथ जो वेरिएशन डेल्टा n1 यानी डेल्टा ni इस तरीके से वेरिएशन होता है, तो उससे ये प्रभावित होते हुए इक्वेशन दिखाई। यहाँ भी वही वेरिएशन है, लेकिन
हाइपोडेर्मिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 इंटू फैक्टोरियल n2 अप टू मतलब ni करते हुए जो दिखाई थी, उसका हमने फिर क्या किया था, लॉग लिया था। लॉग लेने के बाद हमने स्टिग्लिट्ज़ फॉर्मूला लगाया था, यही तो किया था, और अप्रोक्सीमेशन करते हुए वेरिएशन डेल्टा इस्तेमाल करते हुए ये हमने इक्वेशन अचीव कर ली थी। लेकिन तीनों ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ये हमने अलग से कंसीडर किया है। ध्यान से सुनिए इस बात को, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, बट वी हैव टू कंसीडर एट ए टाइम। एक साथ ही सारी चीजें सिस्टम के अंदर घटित हो रही होंगी, तो तीनों को एक साथ कंसीडर करने का तरीका आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया होगा, कभी पढ़ा आपने? मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। भाई सीधे सीधे तीनों को जोड़ोगे नहीं, अब आप इसमें इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली खासकर, ये तो बेसिक इक्वेशन हम लेके चले, ये हमने जरूर यूज करी है जो हमारी कंस्टेंट्स वाली इक्वेशन। इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है। तो हम इसको जो लिखी हुई है मतलब इसको हम मिटाए बिना इसी में जोड़ रहे हैं। एक ब्रैकेट में हमने इसको लिख दिया, ठीक, इसी में प्लस दूसरा वाला जो है अल्फा के साथ डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा ni ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से बीटा मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन डेल्टा n1 प्लस एप्सिलॉन डेल्टा n2 प्लस एप्सिलॉन डॉट आई डेल्टा ni है ना, डॉट 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 है ये, डॉट 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 ये। अब तीनों को एक साथ कर लिया है और इक्वल टू 0, तीनों ही 0 थी, हमने मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉमन मल्टीप्लायर से, एक को अल्फा से, एक को बीटा को, एक को एस रखा। ये मैथमेटिक्स का होता है, पढ़ा होगा आपने, लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, लैग्रेंज महोदय ने दिया था। पता है किसी को कि नहीं? सुना है मैथमेटिक्स में कि नहीं? नहीं सुना? नहीं सुना है तो आप जान लीजिए, एक लैग्रेंज एक तरीके से फिजिसिस्ट हुए हैं या मैथमेटिशियन हुए हैं, क्योंकि कई बार मिक्सिंग हो जाती है सब्जेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाएं तो मल्टीप्लायर ले लीजिए, जो हमें पता नहीं, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर कहलाते हैं। जब कोई पर्टिकुलर केस आता है तो हम बाद में डिटरमाइन भी करते हैं कि अल्फा एक्चुअली क्या होता है और बीटा एक्चुअली क्या होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा और बीटा से हमने मल्टीप्लाई किया है, इक्वेशन 1 को अल्फा से, इक्वेशन 2 को बीटा से, और थर्ड वाली इक्वेशन में जिसको 7, 8, 9 लिखा है, 7 को अल्फा से, 8 को बीटा से, और ऐड कर दिया है इक्वेशन 9। तो 9 में हमने ये इक्वेशन लिख दी है, ये इक्वेशन अब आपकी अल्फा से मल्टीप्लाई करके 7 लिखी हुई है, और ये बीटा से मल्टीप्लाई करके 8 लिखी हुई है। जब ये तीनों कंबाइन हो गए तो सब में एक चीज तो कॉमन है, यहां भी डेल्टा n1 है, इसमें भी डेल्टा n1 है या n2 है, मतलब डेल्टा n सब में है। तो डेल्टा n को हमने इकट्ठा एक जगह किया, तो इसको दूसरे तरीके से रीअरेंज करके इन्हीं तीनों के सम को हम लिख सकते हैं। हमने 7, 8 और 9 को तो हमने इसी में मिक्सअप कर दिया है, हम मिटा देते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी collecting the coefficients of delta n1,
डेल्टा N2 डेल्टा Ni वी गेट। यहां पे देखिए log N1 आ जाएगा पहले वाले के साथ, यहां से N1 के साथ डेल्टा N1 के साथ सिर्फ अल्फा आएगा या नहीं आएगा? अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन यही होगा, और इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई बीटा N1। इन सिमिलर वे यू कैन राइट log N2 प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन डेल्टा बीच के गायब करके लास्ट वाला लिखता हूं प्लस log Ni प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I डेल्टा इक्वल मतलब रीअरेंज कर लिया, डेल्टा N1 के साथ जो भी तीनों थे इकट्ठे कर दिए, है ना? ये 9 वाला है, ये 7 वाला है, ये 8 वाला है, तीन इक्वेशन से हमने मिलाया था ना। तो जो 7 वाले से आया, जैसे एक बड़ी नदी थी, उसमें एक छोटी नदी एक दूसरी छोटी नदी मिल गई, अब तीनों का इकट्ठा हो गया। तो तीनों को इकट्ठा होने के बाद सबको अलग अलग जो चीजें हैं वो उनको हमने कर लिया है। कोई दिक्कत समझने में? अब इसमें देखिए ये सेटिस्फाई इक्वेशन होनी चाहिए, हर एक के लिए होगी सेटिस्फाई। तो हम सैंपल के तौर पे क्यों ना एक जनरल टर्म से इसी को कंसीडर करें, जो N1 के लिए भी लागू है, N2 के लिए भी लागू। आयत है, आई का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है। तो हम लेते हैं, अब ये डेल्टा का मतलब नहीं, इनके जो मल्टीप्लायर है इस डेल्टा N1 के साथ, ये 0 होना जरूरी है। इसको तो हमने वेरिएशन कंसीडर कर ही लिया डेल्टा N, तो उसको 0 हम मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये 0 कुल मिला के तब होगा जब ये चीज 0 होगी जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। इतनी तो मैथमेटिक्स शायद सभी लोग जानते हैं। तो मैं आप बिल्कुल फाइनल टर्म तक पहुंच चुका हूं। तो फाइनली आपका ये हुआ log N। लिखने को तो बुक में तो बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं कि ये अलग अलग होंगे, लेकिन फाइनली हम लिख रहे हैं log Ni प्लस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I। यही तो होगा। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं log Ni माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I ब्रैकेट। कोई दिक्कत समझने में? माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन। लेकिन ये देखने में कहीं अच्छा लग रहा है क्या? और अच्छा लग सकता है क्या ये एक्सप्रेशन? बताइए कैसे अच्छा लगेगा? कोई आइडिया दो। सीधे हम Ni को जाने तो और एंटीलॉग ले लीजिए, Ni इक्वल टू e टू द पावर माइनस के साथ e टू द पावर e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ये इक्वेशन है। तो ये इन्होंने इस रूप में इसको लिखा। अब ये एक नया चीज दे दिया इन्होंने, a इक्वल टू e टू द पावर माइनस l। थोड़ी सी और अच्छी लगने लगी, एक ही बारे में बात कर लेंगे। तो Ni इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन I। बाद में आप पढ़ेंगे जो बीटा होता है वो 1/kT निकलता है, k माने बोल्टजमैन कांस्टेंट वाला। ये फाइनल इक्वेशन है, यही डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपने अचीव कर लिया। अभी कुछ छोटी मोटी बातें और हमको डिस्कस करनी है। इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू कांस्टेंट a such that a equal to e to the power minus alpha, we get Ni equal to a e to the power minus beta epsilon I। अब इस इक्वेशन से ये हम पता कर सकते हैं भाई ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंशियल है और माइनस में है, तो इसका कर्व कैसा आएगा? अगर हम इसको मिटा दूं ये सब तो लिखना तो है नहीं, और सिंपल सा तरीके से हम लोगों ने इसको समझा।
डिफिकल्ट बिल्कुल ना माने, रिलैक्स वे में जब आप समराइज करोगे, मैं बात कर लेता हूँ, 2-3 मिनट में समराइज हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि 3 बातें हमने सिर्फ इसमें यूज करी हैं, और तो साइड वेज चीजें हमने कंसीडर करी। एक तो कैपिटल एन वाला कंसिडरेशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड, उससे एक इक्वेशन आई। टोटल एनर्जी फिक्स वाले से वो दिमाग में है, वो आई। और उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ओमेगा वाली मिलती। फिर तो उसके बाद मैथमेटिक्स है, लॉग लिया, उसके बाद जो मतलब वो किया, क्या कहते हैं, स्टिलिंग्स फार्मूला यूज किया। फिर हमने वेरिएशन वाला कंसीडर किया, और उसी में जब हम तीनों चीजों को कंबाइन किया, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करके कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि आज खत्म करें, लेकिन समराइज करेंगे इसकी फिजिक्स कल, और उसके बाद आगे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे नेक्स्ट यूनिट। मुझे तो लग रहा है यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।